स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि रिवीजन आप लोगों ने इस चैप्टर की कर ली होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम। दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए प्लीज। विक्की लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स. It is managed by a team of professional managers. The company has not made a default in the payment of dues, debentures, loan with interest. The company advertised its circular in the newspaper dated on 20th September 20, inviting the deposit from the members and public for the first time. The latest FS particulars are as follow. PSC कितनी है? 70 crore. And security premium 20 crore. Free reserves कौन सा क्वेश्चन था? 24. Security premium 20 crore and free reserves 20 crore and long term borrowing 50 crore. The company advertisement inviting the public deposit for a period of 4 months, plan A and plan B for 36 months. अब कंपनी को दो प्लान्स के लिए डिपॉजिट चाहिए था, प्लान 1 एंड प्लान 2. प्लान 1 के लिए चाहिए है फॉर 4 मंथ्स एंड प्लान बी के लिए 36 मंथ। इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 4 महीने के लिए लेना चाह रहे डिपॉजिट, बट हमने पढ़ा था कि मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 6 महीने और मैक्सिमम 36 मंथ। तो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। एक्सप्लेन द टर्म एलिजिबल कंपनी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, एलिजिबल कंपनी क्या है। सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक फॉर प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए और प्लान बी के लिए पब्लिक से वो कितना डिपॉजिट्स ले सकते हैं? प्लान ए के लिए कितना ले सकते हैं वो? मैक्सिमम 10%। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि जनरली वो नहीं ले सकती क्योंकि 6 महीने से कम है, बट अगर लेना भी है तो मिनिमम 3 मंथ्स के लिए लेना है और 10% लेना है। Calculate the maximum amount of deposit Wiki Limited can accept from public under Plan B in case wholly owned government company. wholly owned government है तो कितना ले सकते हैं वो? 35%। ओके। अब चार तीन क्वेश्चन उसने पूछे मुझसे। पहला, एलिजिबल कंपनी क्या होती है। सेकंड, प्लान ए और बी के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट मैक्सिमम है। तो मुझे दो चीज और एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। पहला मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा टेन्योर, और दूसरा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा शॉर्टर पीरियड के लिए लेना तो क्या कंडीशंस होती हैं, और फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपॉजिट कितने ले सकते हैं। चार प्रोविजन इकट्ठे प्रोविजन में आपको एक्सप्लेन करना है, फिर वन बाय वन कंक्लूजन करके दिखा दो एक बार। चलिए स्टार्ट राइटिंग एवरीवन, देखिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 शुरू कैसे करोगे? एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, any amount raised by the company raised by the company by way of loan by way of loan etc are called as, बोलिए, are called as deposits। सफाई से अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल जैसा कर रहा हूं वैसे आपकी कॉपी में होना चाहिए, वन लाइन का गैप। उसके बाद फर्दर for accepting the deposit, the deposits, a private company, a private company can accept the deposits, can accept the deposits only from its members, and highlight करना, and a public company can accept the deposits from public
as well as members. But to accept the deposits, to accept the deposits from public, such company should be, बोलिए, such company should be, आ गया ना वो पॉइंट जो ट्रिगर पॉइंट है एलिजिबल का। सीधा आपको ये नहीं लिखना है एलिजिबल कंपनी इज दिस, पहले आपको पूरा बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से 4 या 5 लाइन में। फिर हम ट्रिगर पॉइंट पे आएंगे कि एलिजिबल कंपनी क्या होती है। शुड बी एन एलिजिबल कंपनी, टू बी अ एलिजिबल कंपनी कंपनी should pass a resolution in AGM, in GM, ओके। नेटवर्थ, बोले कितने नेटवर्थ, 100 करोड़ और मोर। लाइनों की कोई आपको मतलब कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है, सीट्स आपको भर भर के मिलती है वहां पर, खुला खुला लिखना आराम से बिल्कुल। और दूसरा, टर्नओवर 500 करोड़ और मोर, स्टार करके लिखना, इफ एनी ऑफ टू कंडीशंस बीइंग fulfilled, the company can accept the deposits from its, बोलिए, from its, नहीं, from public, इट्स नहीं आएगा, from public, ओके जी। फर्दर, the maximum amount, the maximum amount of deposits that can be accepted by public company are as follow, ओके। चार्ट में लिख सकते हो, एलिजिबल है तो दो केस, मेंबर्स, पब्लिक। बता दीजिए प्लीज, मेंबर से कितना, 10% ऑफ प्लस एफ आर प्लस एस पी ए, और पब्लिक है तो 25, नहीं 25 आएगा, ऑफ पी एस सी प्लस एफ आर प्लस एस पी ए। एंड इन एलिजिबल है तो, अब देखो क्वेश्चन बड़ा है तो ये मत सोचना कि सर इतना ज्यादा कंटेंट क्यों आ रहा है इसमें, ठीक है, आने दो कि क्वेश्चन की डिमांड है इतने लिखना, लिखना पड़ेगा, कट किया तो नंबर कट जाएंगे फिर आपके, समझे। इन एलिजिबल है तो मेंबर से ले सकते हैं बस, वो भी कितना, 35% ऑफ पीएससी प्लस एफ आर प्लस एसपीए। अब भाई इसने गवर्नमेंट का भी पूछा हुआ कंक्लूजन में, तो मुझे तो गवर्नमेंट का भी लिखना पड़ेगा इसमें, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी, आपको लिखने की नीड नहीं है, बाद में डील करेंगे। इन एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी इज इक्वल टू 35% ऑफ पीएससी प्लस एफ आर प्लस एस पी ए, ठीक है जी। अगर मैंने एक लाइन लिख दी इसमें तो क्या हो गया बताओ, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जितना कंटेंट हो सकता ना उतना ज्यादा एक्सप्लेन किया अगर, ठीक है, एक बाइफरकेशन हो जाएगी, एलिजिबल वो है, इनएलिजिबल वो है, बस बात खत्म। आगे लिखो, वेयर द कंपनी, नहीं, एक चीज और लिखो आगे, द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स विल बी for 36 months and minimum of 6 months. However, where the company intend to accept the deposits less than 6 months, two conditions
need to be fulfilled. Okay. First is tenure shouldn't be less than 3 months. And बताइए अमाउंट should not be greater than 10% of PSC plus FR. हो गया प्रोविजन, बस और क्या आना है इसमें, प्लस SPA. ओके जी, कितने पेज में आपका, ये एक पेज में आया होगा लगभग. ठीक है, बढ़िया बात है. उसके बाद से थोड़ा सा ऊपर करो. उसके बाद हमारा आ गया फैक्ट. फैक्ट में क्या आएगा, हेयर. फैक्ट छोटा सा बनेगा इसका क्योंकि सारा अलग अलग पार्टिकुलर्स पूछे हुए हैं. हेयर हेयर द कंपनी intend to accept the deposits from public. Okay, and the particulars are as follow. बताइए एक बार कितने हैं पार्टिकुलर्स, कितने हैं बता दो प्लीज. अपना पीएससी कितनी है उसकी 70, एसपी कितना 20, और फ्री रिजर्व बोरोइंग का कुछ काम है. सोचो सोचो, कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं क्या बोरोइंग. कैसा का प्रोविजन था तो नहीं कि बोरोइंग काम आनी हो. 10% ऑफ पीएससी बोरोइंग. हाँ, बोरोइंग का इसमें कोई रोल नहीं. याद रखना पीएससी कितनी है, आप लोग बताओगे मेरे को. पीएससी 70 करोड़, रिजर्व 20 करोड़, एसपीए 20. ओके, अब देख लेते हैं कंक्लूजन और वन कंक्लूजन, और ऐसे नंबर डाल के लिखने हैं आपको. एलिजिबल कंपनी है या नहीं है, पहले एलिजिबल कंपनी की टर्म बतानी है. डिस्कसेबल लिख सकता हूं, मैंने ऊपर बताई हुई है वो. और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बताना है मुझे, जो प्लान ए पे ले सकते हैं, प्लान बी पे ले सकती है. प्लान बी 36 मंथ का है तो कितना में ले सकती है वो, और प्लान ए 4 महीने के तो सिर्फ कितना ले सकती है 10%. ओके, और प्लान बी के लिए कितना ले सकती है वो, प्लान बी के लिए 36 मंथ्स है और पब्लिक कंपनी है. एलिजिबल है या नहीं वो हम देख लेते हैं. 35%. चलो देख लेते हैं एक बार, आ जाओ. अब ये बताओ पहले, ये एलिजिबल है या नहीं वो हमें पता लगाना है. एलिजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, टर्नओवर की डेट मेरे को देनी रखी है, डिटेल्स आएगा तो क्या फिर नेटवर्थ. नेटवर्थ कितनी है वैसे, लिमिट लिमिट कितनी है 100. नेटवर्थ कैसे निकलती है, इन तीनों को मिला के निकलती है नेटवर्थ. तो ये कितना है 110. तो एलिजिबल है या नहीं है, तो कैसे लिखोगे, एज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इज मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़, hence the company is eligible company. डन, लिखिएगा इसको एक बार. अब सेकंड क्या था इसमें, बताइए जी. सेकंड क्या था, प्लान ए में और प्लान बी में कितना कर सकते हैं. तो फर्स्ट का डॉट लगा के लिखोगे आप, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स. बताओ भाई, प्लान ए के अकॉर्डिंग कितना कर सकते हैं हम, मैक्सिमम कितना 10% ऑफ 11 करोड़. पीएससी प्लस एफआर प्लस एसपीए. ऐसा करके दिखाना आपको. 10% इंटू 110 इक्वल टू 11 करोड़. इज दैट क्लियर टू एवरीवन. उसके बाद प्लान बी कितना, टोटल कितना कर सकती है, एलिजिबल कंपनी है और किससे करना चाह रही है वो, ये देख लो पहले एक बार. करना किससे चाह रही है वो, नॉन मेंबर से. नॉन मेंबर से एलिजिबल कितना कर सकती है, नॉन मेंबर पब्लिक ही हुई फिर वो, नॉन मेंबर तो पब्लिक को ही बोलते हैं. 25% ऑफ पीएससी प्लस एफआर प्लस एसपीए. 25% ऑफ 110 कितना बना 27.5 करोड़. 27.5 करोड़. और 11 में ऑलरेडी विड्रॉ कर सकता हूं, तो 11 माइनस होगा नहीं होगा इसमें से, होगा. तो कितना विड्रॉ कर सकता हूं मैं, करिए. 27.5 माइनस 11 16.5. 16.5 करोड़. ये प्लान बी के लिए मैं इतना विड्रॉ कर सकता हूँ. ये रो लगाने आपको.
और प्लेन ए के लिए हम इतना विड्रॉ कर सकते हैं। टोटल हम 25 नहीं ले सकते हैं, टोटल 25 ले सकते हैं ना, तो 10 ऊपर ले नहीं लिया हमने। क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पुनीत, सेकंड देखना। नॉन मेंबर से पूछा इन्होंने, टोटल नॉन मेंबर से कितना ले सकते हैं, तो बस फिर 25 से तो लिया मैंने। टोटल 25 कितना हुआ 110 का, ये बताओ पुनीत। टोटल 25 ले सकते हैं पब्लिक से, ठीक है ना। 25 कितना बनता है 27.5, 27.5 में से 11 तो मैंने प्लान ए के लिए ले लिया, तो प्लान बी के लिए कितना बचा। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट पढ़ लें एक बार, देखो। कैलकुलेट द maximum amount of deposit that can accept from public under plan B in case of wholly owned government company। तो 35% ले सकते हैं वो, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, as the government company can accept the deposits, as the government company accept the deposits from public, maximum of 35% of PSC plus FR plus SPA, that is, बोलिए कितना बना आदित्य। 38.5। वेरी गुड, 38.5 करोड़ रुपीज। बस इनको करो बॉक्स में, आप वर आंसर मैच कर लेते हैं, रुक जाओ। 38.5 करोड़, ये रहा, ये हमारा आंसर आ गया टोटल। फिर डाउट हो तो बताइए इसमें। अगर आप लोग इस तरह से प्रेजेंट करोगे तो आपका आंसर आएगा ही नहीं सही से। सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट करना, बेशक से आंसर 2 पेजेस का बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पूरा आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा उसमें। और 6 मार्क्स का ही आया हुआ है November 20 में, पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये। आगे समझ सबको। अब बताइए क्या डाउट्स आपके, वन बाय वन। सर एक बार शीट दिखा देना। आपको घर पे याद करने की नीड है, ठीक है। कितना परसेंटेज है वो याद करना पड़ेगा, 135% है क्या, ये रहा। हो गया ना, 35 होता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का अलग पूछा हुआ है ना, इसीलिए अलग पूछा हुआ है, इफ का केस है ये, इसीलिए। ओके जी। कितना प्यारा क्वेश्चन बनाएंगे बिल्कुल। ऐसे करोगे तो आधा नंबर के अलावा कुछ नहीं कटेगा आपका। आगे चले। आगे देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर मैं बैठ के एज्यूम कर रहा हूँ कि घर जाके पढ़ते हो आप लोग, बिना पढ़े क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये मेरे को पूछ रहा था गवर्नमेंट का 100% था, अब उसमें एट द स्टेज ऑफ रिवीजन क्वेश्चन बैंक में कैसे बता सकता हूँ कि 35 था 100 था। वो घर से रिवीजन करके आना चाहिए था। ओके। और ये जो प्लान वाइज है, प्लान वाइज नहीं है, वो टोटल हम लेते हैं। उसको जब एक प्लान में लगाए 100 प्लान में लगाए, उससे गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बता रखा है, बस कितना ले सकते हैं हम। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27। परफेक्ट लिमिटेड कंपनी रेज द सिक्योर डिपॉजिट ऑफ 100 करोड़। कितना, याद रखना, डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं 100। साक्षी लिखते रहो पर्टिकुलर्स क्वेश्चन डाल के, बाद में बताना है मेरे को। इंटरेस्ट रेट कितना इन पे, 12%। रिपेबल कब है, 3 इयर्स। 3 पर्टिकुलर्स हमारे पास आ गए। पहला हमारे पास आया डिपॉजिट्स कितने के हैं, सिक्योर्ड 100 करोड़। ओके, इंटरेस्ट कितना है 12%, टर्म कितनी है 3 ईयर, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है अभी तो। अब कितने एसेट्स पर चार्ज क्रिएट किया, लैंड बिल्डिंग इतना, पीएम इतना, शेड इतनी, ट्रेडमार्क इतना, गुडविल इतना, टोटल करो एक बार, कितना बना 145। बताओ चार्ज वैलिड है इनवैलिड है, वैलिड है, वेरी गुड, मुझे यही उम्मीद थी। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये दो तो कट जाएंगी, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना बना 100। अब बताओ वैलिड है इनवैलिड है, अब भी इनवैलिड है। इंटरेस्ट कितना 12%, 100 प्लस 3 साल का ब्याज, कितना बना 136। तो 136 की हमारी टोटल डिपॉजिट्स हैं, 100 की सिक्योरिटी है, तो वैलिड कैसे हुआ, ये क्या हुआ, इनवैलिड। बस तो देखते हैं कैसे प्रेजेंट करना है अब इसे, बता सकते हो क्या कैसे प्रेजेंट करना है। हम्म, बताइए। हाँ, हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं अभिषेक। ठीक है,
पर वो चार्ज इंटेंजिबल एसेट्स पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल लिखिए 27 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। 27 बेहतरीन क्वेश्चन, और ये जो वो क्वेश्चन है जिसमें से अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बनता है ना, और जो आज क्लासरूम में होंगे उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है काफी। समझ गए? इन क्वेश्चन को एलडीआर कर लेना, लास्ट डे रिवीजन कर लेना, कि आपको देख के ही जाने हैं क्वेश्चंस कि प्रेजेंट कैसे करवाया था क्लास में और उसका आंसर क्या निकला था। समझे साक्षी? इनको फिर भी अभी टाइम है, जनवरी में टाइम आपका, सितंबर में तो आपको क्लेरिफाई होनी चाहिए सारी चीजें। लिखिएगा, एज पर द रेलिवेंट provision of Companies Act 2013, any amount received by the company by way of loan etc are deposits. Deposits can be of two types. First is secured, second is unsecured. Secured are those which are fully secured, fully secured on the fully secured on the tangible tangible assets of the company. Tangible assets of the company. Unsecured are those which are partially secured, अंडरलाइन करते रहना साथ साथ, और fully unsecured और secured on intangible assets. बस नेक्स्ट लिखो, where the company where the company invites secure deposits, the charge should get registered within, बोलिए आगे, within 30 days, within 30 days of creation. कोई बात नहीं, क्रिएशन ऑफ चार्ज एक ही बात होती है। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शुडंट बी, अंडरलाइन करते हैं ना, बी लेस देन वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स। ब्रैकेट में लिखना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बस हो गया प्रोविजन। और क्या आएगा देखो, क्या यहाँ पे ऐसा प्रोविजन पड़ा है छोटू सा, 7-8 लाइनों का। अब आगे मेरा फैक्ट, फैक्ट हेयर द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ रुपए, कितने रुपए का था साक्षी? 100 करोड़ एट द रेट ऑफ 12% फॉर 3 years। बस सिक्योरिटी में क्या क्या था बताइए जल्दी से एक बार फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग 60 करोड़, जल्दी बोलिए थोड़ा सा, कितना? 20 करोड़। फैक्ट्री 20 करोड़, और बोलो ना ट्रेडमार्क, आई थिंक 20 था, ये भी 20 और 15 था। 20 करोड़ एंड एक और था, 15 था। हाँ नेक्स्ट 15 था क्या वो? गुडविल इक्वल टू 15। फैक्ट लिख रहा हूँ ना मैं ये, तो फैक्ट में क्वेश्चन लिखना होता है मुझे, मैं क्यों उठाऊँ यहाँ से, मेरी मर्जी वो तो। अब आगे मेरा कंक्लूजन। 25 डी था।
नहीं, 15 था। अच्छा 25 था क्या, सॉरी, माय फॉल्ट। आगे देखिए, बेस्ड ऑन प्रोविजन डिस्कस अबव। देखो एक नया तरीका बताऊं आपको करने का, जैसे आप उसमें टैक्सेशन में अकाउंट्स में करते हो, वो भी अच्छा है वैसे। बेस्ड ऑन प्रोविजन डिस्कस अबव द चार्ज क्रिएट ऑन द डिपॉजिट्स इज इनवैलिड। उसको करो अंडरलाइन, बिकॉज इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स प्लस इंटरेस्ट। जैसे सिक्योरिटी 100 करोड़ टेंजिबल वैल्यू इंटू 100 करोड़ प्लस 100 इंटू 12 बाई 100 इंटू 3 इजिकल टू 136। सो चार्जेस इनवैलिड। बस, इट शुड बी इट शुड बी एट लीस्ट 136 और मोर देन 130। हो गया क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से किसने। प्रिंस 2024 पी कैप्स है उसमें, प्रेगनेंसी क्लासेस। प्रिंस 2024 पी कैप्स है। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? और आई थिंक सो ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है जो आया हुआ है। पी वाई क्यू 2022 में 4 नंबर में आया था ये, और अभी आ सकता है, रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इंस्टॉलमेंट्स बनती है वो तो, हर महीने की जो भी बनती होगी, या मैच्योरिटी पे मिलता होगा लाइक एफडी। सॉरी, अच्छा स्लाइड। चले मूव, चलिए कुछ प्यारे क्वेश्चन और करते हैं जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये रहा ना, टोटल टेंजिबल हमारा 100, डिपॉजिट एक्सेप्टेड 136, और वैल्यू सिक्योरिटी इज लेस सो इट इज नॉट वैलिडली क्रिएटेड। कुछ 18 आइटम से कर लें क्वेश्चन। बोलिए। चलो, ये सितंबर में रिपीट होने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि एमटीपी 25 में ही आया था। ठीक है, 5 नंबर में। देखिए कितना आसान है, 5 नंबर की वेटेज रखते ही कुछ भी नहीं है। रोमित है, एक एम्प्लॉई है। ओके, और एनुअल सैलरी कितनी याद रखना, 5 लाख। और रोमित ने कितना पे किया है, 530। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है। आके बताओ वो डिपॉजिट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? बोलिए। माना जाएगा। क्यों भाई? वाइट इज सो, तो लिखोगे कैसे इसे? प्रोविजन में क्या लिखोगे बताइए, सुनाओ हाँ, डायरेक्टली थोड़ा ना जंप करेगा, पहले बेस तो बना, हेड कुछ इंट्रोडक्शन तो बोलो। हाँ, क्या डिपॉजिट, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ loan, deposit, or any other form is called as a deposit. But RBI issues certain guidelines for the amount which will not be treated as a deposit. One of them is amount received from employee through contract of employment as an security deposit, not exceeding annual salary plus non-interest bearing are not considered as a deposit. बस बन गया क्वेश्चन, क्या है, कुछ भी नहीं है। काम का कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। लिखो इसको। क्वेश्चन कौन सा है? 15।
देखो क्वेश्चन कितना है, कौन सा लिखो, तो नंबर पता है, कौन सा नंबर लिखवाना बताओ। तो स्पेशल डिमांड है क्या क्वेश्चन लिखवाने की? लिख लो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन होता है, रिटन प्रैक्टिस करवानी है मुझे तुम्हें। नहीं लिख लो, मैं करवा रहा हूँ ना। और भी करेंगे, हमारे पास टाइम है, नया नहीं शुरू करवाना मुझे आज कुछ भी ना। क्वेश्चन ही करने हैं 10:45 तक। ओके, वी हैव अप टू 40 मिनट्स। तो 3 क्वेश्चन और करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, लिखिएगा। आवाज नहीं, जो डाउट्स हो मुझसे पूछ लो, आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करना कुछ भी। एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ Company Act 2013, any money received by the company by way of loan, deposits, or any other form are called as deposits. However, RBI issue certain guidelines for the amount which will not be considered as deposits. One of them is amount received from employees not exceeding annual salary, not exceeding annual salary in the contract of employment meant non-interest bearing non-interest bearing and as the आप अगर चाहो तो इसको पॉइंट्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, बुलेट्स फॉर्म में। आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स, बस हो गया। यहां पर आ गया अपना फैक्ट। हियर एम्प्लॉय डिपॉजिटेड 5,30,000 एज एन सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप पूरा लिखोगे, टू कंपनी इन फॉर्म ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। ओके, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। एनुअल सैलरी of employees will be 5 lakh। ओके, तो कंक्लूजन छोटा सा आएगा। कंक्लूजन क्या आएगा? बेस्ड ऑन द प्रोविजन डिस्कस्ड अबव, एज इट will exceeds employees annual salary, so not termed as और नोट को अच्छे से अंडरलाइन करोगे, ये दिखना चाहिए दूर से ही एग्जामिनर को, बस नोट।
हाँ सॉरी सर, माय फॉल्ट। या it will exceed the employee annual salary, so it is termed as, so it is it is treated as deposit। इसको अंडरलाइन करोगे अच्छे से, बस। ठीक है जी, हो जाएगा। चलो एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या? हाँ, जजमेंट है पुनीत। मेरे जैसा कि एग्जामिनर होगा, चेक करते हो, वो पॉइंट में आंसर दे देगा, मतलब जहाँ पॉइंट, मतलब क्लैरिफाई, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, पॉइंट वाइज, उसमें नंबर ज्यादा दूंगा मैं तो। अगर जजमेंट तो जजमेंट डिपेंड करता है, ऐसा। पॉइंट्स में ज्यादा नंबर मिलते हैं। आप खुद देखो ना, आप टीचर हो एक, लेट से, एक तो हो बिल्कुल ही थोरोली लिख रखा हो बच्चे ने, मतलब बिल्कुल भीड़ में सारे आंसर्स लिख रखे लाइन टू लाइन, मतलब आईज भी रीडेबल नहीं है वो, कि क्या 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 पढ़ना है, सारा थोरो दिख रहा है मुझे, और एक बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में हो। प्लस वन तो उसका वही हो जाता है जब सिस्टमेटिक वन वन में होता है, बिल्कुल ऐसा कि सारी चीज प्रॉपर हो, एरोस लगा रखी हो, अंडरलाइनिंग कर रखी हो, तब। एक एक क्वेश्चन फोर कर ले। आवाज नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। क्वेश्चन फोर कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से डिफिकल्ट बस और है ही नहीं इसमें कोई, इतना ही है बस क्वेश्चन तो। रश्मिका लिमिटेड रिसीव्ड द शेयर एप्लीकेशन मनी 50 लाख। शेयर एप्लीकेशन मनी, नाम से पता चल गया होगा आपको, 18 आइटम में से एक आइटम पे क्वेश्चन नहीं है ना। कितना अमाउंट मिला है? ओके, कब मिला है? 1/6 को मिला है, और 60 डेज के अंदर शेयर अलॉट नहीं किए। और शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 50 लाख रिसीव्ड फ्रॉम कुमार। पुनीत आप बताओगे, a customer was refunded by way of book adjustment toward the dues payable by him to the company on 30/7/2021. The CS reported to the BOD that entire amount of 50 lakh will be deemed to be deposits and the company is required to comply the provision of this act. बताओ सीएस का कंटेंशन सही है गलत है? सही है। क्यों? कहाँ लिख रखा है उसने रिफंड नहीं किया? आपको ये क्या समझ आया? ये क्या समझ आया? वेरी गुड, मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी पुनीत आपसे। सचिन आप बताओ। जो भी है। हाँ। हाँ, और उसको रिफंड मान लिया। सही है गलत है? क्या शेयर एप्लीकेशन में मिला हुआ पैसा, क्या हम टुवर्ड्स इन डेट एडजस्ट कर सकते हैं? यस और नो? लिखवाया था ये पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। समझे? अब एक बात सुनिए, चैप्टर 8 यहाँ पर सबका हो गया, जितने भी बैठे हैं यहाँ पे। सुनिए, चैप्टर 8 में हमने एक बात पढ़ी थी, बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर कहाँ होते हैं। अगर कंपनी को डिविडेंड बांटना है, बट सामने वाले से कुछ लेना भी है और डिविडेंड देना भी है, तो वो एडजस्ट हो सकता है एज पर चैप्टर नंबर 8। हटा दो इससे, दोनों थिंकिंग तो अलग अलग रखना, कीप देम सेपरेटली। हटाओ। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलग है बिल्कुल केस, वो मुझे रिफंडेबल करना है, रिफंडेबल है वो, और मुझे कुछ लेना भी है उससे, तो वो मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। बट अगर शेयर एप्लीकेशन जो डिविडेंड होता उस पे, तो मैं एडजस्ट कर सकता था। बट आरबीआई बोलता है कि अगर डिपॉजिट का पैसा, सॉरी, अगर कोई पैसा आपको लेना है किसी और से, और शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला हुआ है, और वो रिफंडेबल ड्यू हो गया, तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ऐसा। तो यहां पर सीएस का कंटेंशन सही है गलत है? सही। और बीओडी का कंटेंशन गलत है। कैसे लिखोगे बताइए?
हम्म, बताइए स्टार्टिंग कैसे करोगे? ऊपर वाले क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हेडिंग तो सेम ही रहेगी इसकी भी। देखिए। हाँ, देखो, कॉपी दिक्कत हो जाती है, छोड़ो। एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन दिस एक्ट एनी मनी रिसीव दिस डिपॉजिट, बट आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस बताई उन अमाउंट के लिए कि जो डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे। लिखना नहीं दोबारा से जल्दी से। तो आगे लिखो, वन ऑफ देम इज व्हेन द कंपनी रिसीव व्हेन द कंपनी received the amount by way of share application money and fails to allot the securities within the prescribed time limit, it should be refunded within 15 days of due date. Refund. If not, if not, it will be it will be termed as deposits. ठीक है जी। Further, the amount received by way of application money and due for cannot be adjusted toward any debt due from the subscriber। क्या बोलोगे उसको? ड्यू फ्रॉम द थर्ड पार्टी लिख दूं कि और कुछ लिखे? ड्यू फ्रॉम द एप्लीकेंट लिख लो, ठीक है, एप्लीकेंट। ठीक है जी। कंक्लूजन फैक्ट में क्या आ गया? हेयर रश्मिका लिमिटेड रिसीव्ड, कितना डिपॉजिट मिला था उससे? नहीं, एप्लीकेशन में नहीं, 50 लाख। अच्छा, इसमें रिसीव्ड 5 लाख एज एप्लीकेशन मनी फ्रॉम मिस्टर कुमार, but fails to allot the fail to allot the security within the given timelines and also adjusted toward the debt due। कंक्लूजन में क्या आएगा बताइए जी, लिखिए आखिरी ये बस। बेस्ड ऑन द above provisions based on the above provisions, the contention of CS is valid as BOD
ये सबको हाईलाइट करना है, जो सर्कल वर्कल मैंने बनाए हुए हैं, चेक करूंगा नोटबुक सभी। बीओडी, एज द बीओडी can't adjust the application money towards any lawful debt। समझ आ रहा है ना आप लोग को सबको? towards any lawful debt। lawful मत लिखना, ठीक है, थोड़ा सा अलग साउंड करता है। towards any debt, हाँ, due from applicants। बस, अच्छा बनाया क्वेश्चन ये भी। जनवरी 21 में आ चुका है, ये पीवाई क्यू है, 5 मार्क्स। रिपीट होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है जी। और लिख लिया सबने, आप लोगों ने? Yes, sir. आदित्य, आरतिका, Yes, sir. देखते हैं कोई अनयूजुअल क्वेश्चन हो तो। एमसीक्यू की ना मिक्स बुकलेट है, उसमें सारे ही हैं, और एमसीक्यू मैंने टेस्ट में दे रखे हैं, वो फिर काम क्या आएंगे आपके? और मैं यहीं करा दूंगा, तो लिटरली कह रहा हूँ, जो बुकलेट में दे रखे हैं ना इस चैप्टर के, वो मैंने टेस्ट, क्लास टेस्ट में दिए हुए हैं। मैं यहाँ करवा दूंगा तो फिर फायदा क्या रहेगा उनके टेस्ट में देने का? फिर आप लोग कहोगे सर ये तो क्लास में हो गए हैं सारे। एमसीक्यूज तो हो जाते हैं, देखो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, आपके चैप्टर की रीडिंग अच्छी है, तो एमसीक्यूज तो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, 30 एमसीक्यू, लेट से 15 एमसीक्यूज हमारे आ रहे हैं, तो अगर चैप्टर की रीडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो 13 एमसीक्यूज तो फोर श्योर आपके हो जाएंगे आराम से। ऐसे पेनल्टीज नहीं आती। एलएलपी के आए तो आए, वैसे नहीं आती। हाँ हाँ, नहीं हाँ, वो तो आते हैं सच में, तो शुरू से बोलता हूँ, आपको फॉर्म नंबर याद करने हैं। इसमें 3 फॉर्म नंबर है, 1 2 3। वन अपना सर्कुलर, टू अपना ट्रस्ट डीड, और थर्ड अपना रिटर्न। ट्रस्ट डीड, क्या कह रहे हो? सॉरी, एमसीक्यू जैसे आते हैं, सुनिए एमसीक्यूज का, पता नहीं क्या आपको बताऊं? एमसीक्यू जब अपने ऐसे आते हैं, जैसे 15 क्वेश्चन अपने आते हैं, 15 क्वेश्चन 3 भाग में डिवाइड होते हैं। दो तो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और 5 हमारे इंडिपेंडेंट आते हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, ऐसा आता है। 5 अलग अलग आएंगे, 2 केस स्टडीज आएंगी 10 10 नंबर की, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, ऐसे। ये होता है पूरा सिनेरियो। सॉरी, आपको मिलता ही नहीं है ये, एमसीक्यू देते ही नहीं है, 2 बजे देते हैं आपको एमसीक्यू। ऐसा होता है, और एमसीक्यू करने भी नहीं चाहिए पहले, एमसीक्यू हमेशा लास्ट में करने चाहिए आपको, 4:30 से 5 PM के बीच में। ये बेस्ट टाइम होता है एमसीक्यूज करने का। किस टाइम पे? प्रेशर हमेशा 2 o'clock होता है, जब हमें डिस्क्रिप्टिव पूरा करना होता है। डिस्क्रिप्टिव अगर रह गया तो उसको कोई पूरा नहीं कर सकता, एमसीक्यू अगर रह गया तो आपको कोई आ, तुक्का भी मार सकते हो, बट डिस्क्रिप्टिव रह गया तो रह गया। और जो हमारा ये प्लस पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो 2 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम होता है ना, वो अपना 100% पोटेंशियल होता है, 2:30 तक का, 3:30 तक का। ये टाइम हमें डिस्क्रिप्टिव पे लगाना चाहिए। अगर ये अपना जो गोल्डन टाइम है, ये हमारा एमसीक्यू पे लग गया ना पूरा, तो आगे वाला टाइम हमारा मतलब इतना इफेक्टिव जाएगा ना, डिस्क्रिप्टिव होंगे ही नहीं हमसे। तो पर्सनली मैं जो करता था फाइनल्स में भी और इंटरमीडिएट में भी, तो पहले हम तो डिस्क्रिप्टिव पूरा करते थे 4:30 तक, तो फिर लास्ट के हाफ एन आवर अपना एमसीक्यू सारे, जितने भी हैं ना। एमसीक्यू इंटरेस्ट नहीं आते, नहीं नेगेटिव भी नहीं होती। हाँ, तुक्का मार के आना है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब हेल्प भी ले सकते हैं हम किसी, अगर हो तो वहां पे अवेलेबल कोई, तो उसमें फर्क नहीं है। बट वो डिस्क्रिप्टिव रह गया ना, मेरे तो मकसद हमेशा ये रहता है कि एटलीस्ट 95 तक का अटेम्प्ट होना चाहिए अपना पेपर, 95 to 100 के बीच में, तब जाके एग्जामिशन की उम्मीद कर सकते हैं हम। 885 में तो क्या एग्जामिशन आएगी बच्चे की, बहुत रेयर केस हो जाता है। ओके जी। चलिए एक क्वेश्चन और करवा दूं आपको, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा ये वाला क्वेश्चन ना, सुनिएगा। संजीव एक शेयर होल्डर है, टेस्ट में मैंने भर भर के एमसीक्यूज दिए हुए हैं इस चैप्टर से ना, आप टेंशन मत लेना, सारी प्रैक्टिस वहां पर हो जाएगी आपकी। ये देखना पड़ेगा, 35 40 का ही होगा वैसे तो।
संजीव एक शेयर होल्डर है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन वालों का नहीं हुआ, मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी है ये। संजीव शेयर होल्डर, उत्साह टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड 10,000 होल्ड कर रखे हैं, और हिज वाइफ एंड हिज 3 सन आयुष, प्रणव और हिमांशु शेयर होल्डर हैं। ओके, और 36 महीने का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, जॉइंटली वाइफ एंड 3 सन्स, तो क्या सही है या गलत है, बताइए। 3 हमारे जॉइंट्स होने चाहिए, यहाँ पर कौन है, वो सेल्फ है, प्लस उसकी वाइफ है, प्लस 3 बच्चे हैं, हो सकते हैं क्या, बोलो। नहीं हो सकते, क्योंकि कितने मेंबर्स हो गए, 5 मेंबर्स हो गए इसलिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं इसलिए। क्या, हाँ सही बात है। सो नॉट एक्सीडिंग 3। ओके, संजीव कैन डिपॉजिट दिस विद 2 अदर पर्सन ओनली, बस 2 हो सकते हैं। हाँ सुनो, अब ये भी इसने, साक्षी ने अच्छा सवाल पूछा, आप लोग भी सुनिए। बस ये आखिरी टॉपिक अपने जो आज हम करेंगे, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, हम चैप्टर नंबर 7, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। साक्षी ने मुझसे क्या पूछा, सर इनका प्रोविजन कैसे लिखना होता है। अब ना, कोई भी चैप्टर, हमारे कंपनीज एक्ट के 11 चैप्टर्स हैं, उसमें से 2 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, चलो 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लगा लो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, जहां पर ये लिखा होता है, एक्सप्लेन द बिलो क्वेश्चंस 1 2 3, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, तो तीनों का अलग प्रोविजन, अलग फैक्ट और अलग कंक्लूजन जाएगा, समझे। दूसरे वे का क्वेश्चन क्या है, पूरा भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक्सप्लेन 1 और 2, मतलब ये दो हमें किससे एक्सप्लेन करने हैं, इससे एक्सप्लेन करने हैं, तो प्रोविजन एक, फैक्ट एक, और कंक्लूजन भी एक, समझे। अब इसकी भी 2 ब्रांचेस आ गई, एक क्वेश्चन हमारा आता है डायरेक्ट, कुछ नहीं करना उसमें, पता है आपको, और एक बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसका पूछा हुआ है, बताओ ये सही है गलत है, तो उसका तो एक ही जाएगा, प्रोविजन फैक्ट एंड कंक्लूजन। ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला एक बार, प्रोविजन हमें एक डालना है, 2 डालने हैं, हाँ तो हर एक अलग अलग थोड़ा ना डालूंगा, पीएफसी पीएफसी एक एक ही डालूंगा, कंक्लूजन तो अलग, ऑब्वियस सी बात है, 2 ही बनेंगे। हाँ, फिर कर सकते हैं यार, अलग अलग पूछा हुआ है तो, सॉरी, हाँ, गार्डिंग के साथ मिलके, चलिए जा, जितने करेंगे, एंड करें मीटिंग, आदित्य जी यस का, सर। आप सब समझ आ गया सबको। चलिए मिलते हैं कल, और प्लीज अभी अगले 20 दिन कोई भी ऑनलाइन मत लेना, ऑफलाइन आना, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने जा रहे हैं। ओके, लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, और लगभग 15 से 20 नंबर की वेटेज रखते हैं वो। ओके, सो एंड करते हैं आज की मीटिंग, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाय, सी यू सून, बाय। सर मंडे वाले की रिकॉर्डिंग भेज देना, मैंने मैं कर भेज ली दूंगा डाउनलोड। आदित्य।